नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। तो सबसे पहले बात ओमिक्रॉन की कर लेते हैं और 16,000 यात्रियों की जांच जो है वो यहां पर हो रही है। जो तमाम प्रभावित देश है वहां से जो लोग आए हैं वहां 16,000 यात्रियों की जांच यहां पर हो रही है। हम आपको बता दें कि 18 यात्रियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये जानकारी दी है और इन सभी का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन पर कारगर नहीं है। मंत्रालय के मुताबिक कुछ म्यूटेशन वैक्सीन के असर को कम कर सकते हैं। बेंगलोर के इंडियन नेशनल आरटीपीसीआर टेस्टिंग 22 नवंबर को की गई थी और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए तारीख 26 नवंबर को उसकी रिपोर्ट भेजी गई थी। उनका भी कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन पाया गया है। इस व्यक्ति के संपर्क में आए 3 परिवार के सदस्य और बाकी 160 लोगों की कोविड टेस्टिंग कराई गई है, जिसमें से 5 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सबका जीनोम सीक्वेंसिंग अभी चल रही है। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को सभी आवश्यक सावधानियां बरतने की सुझाव दिया गया है ताकि इस केस के द्वारा ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण आगे ना बढ़े। एट रिस्क कंट्री से आ रही फ्लाइट की सभी यात्रियों की आरटीपीसीआर टेस्टिंग की जा रही है। अभी तक आई कुल 58 फ्लाइट से 16,000 से अधिक यात्रियों की आरटीपीसीआर टेस्टिंग की गई है, जिसमें से 18 यात्री आरटीपीसीआर टेस्टिंग में 18 यात्री आरटीपीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं और इन सबका जीनोम सीक्वेंसिंग चल रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि इनमें से कितने का वेरिएंट ओमिक्रॉन है या नहीं। और देखिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित यहां पर जुड़ गए हैं। समीर, पूरी डिटेल्स आप हमें बताइए कि सरकार तो एक्शन में है ही, यहां पर राज्यों के साथ मिलकर क्या कुछ जरूरी कदम अब उठाए जा रहे हैं? कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे और साथ ही सरकार की इससे निपटने को लेकर के क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर के आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में बयान दिया। सरकार की तरफ से दिए बयान में यह बात साफ तौर पे कही गई कि ओमिक्रॉन एक चिंता की बात जरूर है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इससे निपटने के लिए वैक्सीन एक बड़े हथियार के तौर पे जरूर देखा जा रहा है। यानी कि जितना ज्यादा लोग वैक्सीनेशन के दायरे में आएंगे उतना ही ज्यादा इस बीमारी से बचने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार लगातार सभी राज्यों से यह अपील कर रही है कि वो अपने अपने राज्य में एलिजिबल पॉपुलेशन को कोविड वैक्सीन लगवाएं, चाहे वो पहली डोज हो या दूसरी डोज हो। और साथ ही ये जो ओमिक्रॉन नया खतरा बन रहा है, इससे डरने की नहीं बल्कि हाँ एहतियात बरतने की जरूरत है। ये जरूर है कि जो म्यूटेशंस नए निकल करके सामने आ रहे हैं उसमें वैक्सीन एक बड़े बचाव के तौर पे जरूर देखा जा रहा है, लेकिन अभी भी इसकी डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी या रिसर्च जारी है और जैसे जैसे नए शोध निकल करके सामने आएंगे सरकार उसके हिसाब से अपनी तैयारियां करेंगी। लेकिन इस वक्त सरकार का यह दावा है कि वो ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लैबोरेटरीज की संख्या बढ़ा दी गई है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जबरदस्त जोर दिया गया है और राज्यों के साथ तालमेल बिठा करके लगातार सरकार इस नए खतरे से निपटने के लिए कदम बढ़ा रही है। सरकार की तरफ से यह बात कही गई है कि जो बूस्टर डोज की लगातार बात उठ रही है, तो जैसा जैसा साइंटिस्ट इसको लेकर के बात रखेंगे या बूस्टर डोज की आवश्यकता बताएंगे, उसके हिसाब से सरकार आगे कदम बढ़ाएगी। फिलहाल बूस्टर डोज को अनिवार्य तौर पे नहीं देखा जा रहा है, लेकिन इसको लेकर के रिसर्च जारी है। सरकार की तरफ से यह बात साफ तौर पे कही गई है कि कोविड प्रोटोकॉल का यानी कि मास्क या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल, 2 गज की दूरी, इस तरीके के जो कोविड प्रोटोकॉल हैं, इसके साथ में वैक्सीन एक बड़ा हथियार है बचाव के लिए और इसका पालन सभी लोगों को करना होगा। सरकार ने जो आंकड़े पेश किए संसद में उसमें कहा गया है कि 16,000 यात्री जो विदेशों से भारत आए हैं, विशेषकर जो एट रिस्क कंट्रीज से भारत में आए हैं, उनका आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया है। कई यात्री ऐसे हैं जो संदिग्ध पाए गए हैं, उनको होम क्वारंटीन किया गया है, साथ ही उनके सैंपल लेकर के आगे की जांच के लिए भेज दिए गए हैं। फिलहाल 2 मरीज जो हैं वो भारत में ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए थे, इस बात को संसद में कहा गया है। लेकिन सरकार का यह दावा है कि जो भी कदम उठाए जाने चाहिए WHO की गाइडलाइन के
तहत और साथ ही बचाव के लिए वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार पूरी तरीके से इस खतरे से निपटने के लिए तैयार है। ठीक है, शुक्रिया समीर इस अपडेट के लिए। और देखिए, ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए तमाम राज्य सरकारें जो हैं वो सख्ती से गाइडलाइंस को लागू कर रही हैं। हाई रिस्क देशों से आने वाले जो यात्री हैं उनकी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की जा रही है। मेरी सहयोगी शिवानी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची, उन्होंने हालात का जायजा लिया। क्या कुछ उन्होंने वहां पर पाया, आप देखिए। जो अल्ट्रा रिस्क कंट्रीज से आ रहे हैं जहां पर ओमाइक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, उन लोगों को 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा, जिसके बाद उनकी टेस्टिंग होगी और फिर वो 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहेंगे। इसके अलावा जो लोग डोमेस्टिक लाइन से आ रहे हैं, यानी कि देश के भीतर ही जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें अपने आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी या फिर फुल्ली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट लाने होंगे। फिलहाल एयरपोर्ट की तस्वीरों के जरिए मैं आपको बता दूं कि कुछ वक्त पहले ऐसे रिपोर्ट्स आ रही थी कि एयरपोर्ट पर केओस की सिचुएशन है, भीड़ भाड़ काफी ज्यादा है, लेकिन अब एयरपोर्ट अथॉरिटीज द्वारा उनमें सुधार लाए गए हैं, जहां पर आप देख पाएंगे कि एक स्मूथ फंक्शनिंग जो है यहां पर देखने को मिल रही है। पैसेंजर्स नॉर्मली आ रहे हैं। हालांकि ये जानकारी भी दी गई है कि जो डोमेस्टिक पैसेंजर्स अपनी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं लाए हैं या वो फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो एयरपोर्ट पर ही उनकी टेस्टिंग जो है वो की जा रही है, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलने दिया जा रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि ओमिक्रॉन के जहां पर कर्नाटका में 2 केस हैं और एयरलाइंस की जब गाइडलाइंस इतनी ज्यादा अब स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं, तो इसके बाद किस तरह से जो पैसेंजर्स हैं इसे फॉलो करते हैं और ओमाइक्रॉन को मुंबई, महाराष्ट्र, देश के अन्य कोने पर पहुंचने से रोकते हैं। आप लोगों के आरटीपीसीआर चेक हो रहे हैं या फिर फुल्ली वैक्सीनेटेड, कैसे अंदर का प्रोसीजर हो रहा है? नहीं, सब चेक हो रहा है और जिनके पास नहीं है उनके आरटीपीसीआर करवा के ही बाहर आगे भेज रहे हैं। स्मूथली हो रहा है या फिर भीड़ भाड़ है वहाँ? नहीं, बहुत स्मूथली हो रहा है। अंदर किस तरीके से टेस्टिंग हो रही है, क्या क्या पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ रहा है? क्या सब चेकिंग हो रही है। सब चेकिंग हो रही है। जिसके बाद आरटीपीसी रिपोर्ट है वो उसको ही जाने दे रहे। और देखिए, कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार एक्शन में आ गई है। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और सरकार ने राज्य के सामने शैक्षिक संस्थानों को 15 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ थिएटर, शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्सेस में भी उन्हीं लोगों की एंट्री होगी जिन्हें कोरोना की दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं। वहीं ओमिक्रॉन पॉजिटिव 2 लोगों के संपर्क में आए 5 लोगों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। कर्नाटक से स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक इनके कांटेक्ट में आए लोगों की ट्रेसिंग की जा रही है, लेकिन इनमें से कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन्स ऑफ कर दिए हैं। उन्होंने इन लोगों से जिम्मेदार रवैया अपनाने की अपील की है। We have tracked earlier, we have tracked hundreds and thousands of people. Our police is very equipped, experienced. They know how to trace. They have done a phenomenal job last year in both the waves. I'm sure that they will track 10 people. Tracking them is not going to be an issue. We'll definitely track them. But I would like to appeal to all those people to behave responsibly, because you don't have the freedom. You don't have. You should be ethical in your behavior. You can't switch off because you are positive and spread to your near and dear ones and the people whom you do not know. So this will be unethical on anybody's part. So I request and I appeal all of them to behave more responsibly, more maturely. और देखिए, क्रिप्टो करेंसी को लेकर सीईए केवी सुब्रमण्यम ने कहा कि क्रिप्टो की तुलना गोल्ड से नहीं की जा सकती। ईटीनाउ और ईटीनाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया के साथ हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना का असर इकोनॉमी पर हुआ है, लेकिन हम फिर भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हासिल करेंगे। Crypto, whether it is India or whether it is in the world. And even though some central bankers globally have raised a red flag about cryptocurrency and the existence of cryptocurrency, are you worried about it? So Nikunj, I think there are few aspects that we have to take this into account. Do keep in mind that the
The Honorable Finance Minister has already made a statement on this in Parliament, and therefore, whatever I'm saying is only on the conceptual front, which I've said earlier as well. And that is that the distinction needs to be made between crypto as an asset and crypto as a currency. Economics teaches us that when we think about currencies, there are very important considerations that have to come in. Across time, currencies have always been those that have been issued by sovereigns, and that is for good reason, because there has to, I think, what really keeps a currency, provides credence to that currency is the fact that the sovereign backs it. So, I think that's something which is, very important to remember. Second point is, when you think about, even crypto as an asset, an important aspect that has to be factored in is that there is no underlying, that is, backing the price of crypto. If you take a stock, for instance, or equity stock, the cash flows of that firm is what is actually, backing for that stock. If you take gold, commodities, there is actually an asset. Unlike that, in crypto, there is no asset that is backing it, and therefore intrinsic volatility can be very high, which also then impacts the attractiveness of crypto as an asset itself, because historically, again, assets have been those that have actually had typically more stable values and something that is underlying. So that's the second aspect. Third point which we actually must remember is that whenever you take a financial innovation, that is a zero-sum game. In other words, has no benefits for the real sector, or maybe minimal benefits for the real sector, that has to be treaded very cautiously. The example that I use to illustrate this is, tomorrow if you and I, Nikunj, decide to sit and play cards with each other, and then what might happen is that money will change hands. Maybe you might become richer at my expense, but collectively the two of us will actually hold the same amount of money that we started with, at the start of the day. And we would have not done no real activity during that time. Real economy would not have benefited anything from that activity that we did. This is what happens with a zero-sum game as well. When will we become a $5 trillion economy? 2 years, 3 years, 3.5 years? Nikunj, I think we have to recognize here that every economy, across the world has been impacted by the pandemic. Not only has the pandemic affected economic goals, but it has also created uncertainty, because about a month back, most of us were sort of thinking that, maybe the Delta variant would be the last one, and yet now we are actually seeing the Omicron variant. So during such periods of uncertainty, till we, sort of don't see some resolution of this uncertainty, I think it will be very speculative at this point to actually, say anything on that part. But I think there's no question that we will definitely reach there soon. और देखिए, बात बाजार की कर लेते हैं तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में फिर से बिकवाली हावी हो गई। निफ्टी 200 अंकों से ज्यादा गिरकर 17,200 के नीचे फिसल गया। सेंसेक्स में आज 765 अंकों की गिरावट दिखी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में एक्शन कहां पर दिखा? मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गई है। पूजा, बताइए क्या कुछ और जानकारी आपके पास है, और वो कौन सी सेक्टर्स हैं जो आज हरे निशान में रहे? हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में ऊपरी स्तर पर दबाव देखने को मिला। निफ्टी 190 अंक गिरकर बंद हुआ। सेंसेक्स में 765 अंकों की गिरावट देखी गई, और बैंक निफ्टी में भी अगर बात करें तो दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद करीब 300 अंकों की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग देखने को मिली है। ऐसे मौके पर निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों में बात करें जहां पर मजबूती थी, वो थे यूपीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ओएनजीसी। ये स्टॉक्स थे जहां पर कि अच्छा गेन देखने को मिला। और इसके अलावा निफ्टी लूजर्स में आज दबाव बनाया पावर ग्रिड ने, रिलायंस, कोटक बैंक और टेक महिंद्रा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा आज जी एंटरटेनमेंट और सोनी के बीच जो मर्जर है वो आखिरी दौर में है, और इसके चलते हमने देखा कि जो मीडिया स्टॉक्स थे वहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली। जी एंटरटेनमेंट और डिश टीवी में तेजी थी। सारेगामा में आज मजबूती देखने को मिली, और पीवीआर
के स्टॉक में भी आज अच्छी तेजी थी। इसके अलावा मिड कैप शेयरों में भी आज मजबूती थी। गुजरात फ्लोरो में शानदार 7% से ज्यादा की मजबूती देखी गई। जेट एयरवेज, इंडियन होटल्स और जैन इरिगेशन भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। और मिड कैप आईटी में जो लगातार तेजी का दौर था वो अभी भी जारी है। पूरे हफ्ते हमने देखा मिड कैप आईटी शेयरों में अच्छी तेजी थी। इसमें रैमको सिस्टम्स, HCL इन्फो, इंटेलेक्ट डिजाइन, KPIT टेक, ये आज के बड़े गेनर्स थे मिड कैप आईटी स्पेस में। ठीक है, शुक्रिया पूजा इस अपडेट के लिए। और देखिए, IIFL सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव हसीन ने कहा कि बाजार में उतार चढ़ाव लगा रहता है। साथ ही साथ उन्होंने बैंकिंग और रियल्टी सेक्टर को अपना पसंदीदा सेक्टर बताया कि ये बैकबोन है। इफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपने देखा ही है 7 करोड़ तो क्रिप्टो कर रहे हैं, तो 4-5 करोड़ के अगर अकाउंट यही बढ़ते रहे 3, तो देन यू विल हैव मैसिव टाइप ऑफ शेयर मार्केट ऊपर नीचे जाना, वो कारण दूसरे होते हैं। बट आई थिंक फंड फ्लोज आर हियर टू स्टे। द रिटेल इन्वेस्टर्स नॉट लुकिंग एट द नेक्स्ट 3 days 3 months, वो तो अगले 10-12 साल देख रहा है, विच इज द टर्निंग पॉइंट फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट्स। और ये कोविड ने दिखा दिया ये अगले 20 महीने में कि fear is the greatest opportunity. इस कारण से don't be alarmed if you see a equally sharp rise in the coming days in the stock market. तो देखिए, बजट से पहले न्यू हाई तो जरूर आएगा। अब इंडेक्स पे आ रहा है तो इसका मतलब देयर हैज टू बी सब्सटेंस। मुझे आज की डेट में अर्निंग्स पे बैंक्स, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और सेलेक्ट मेटल्स बहुत अच्छी पॉकेट्स दिख रहे हैं। और बैंक्स में तो अर्निंग्स के बावजूद दे हैव नॉट परफॉर्म, सबसे अच्छी अर्निंग बैंक। और अब कॉस्ट ऑफ मनी, आज ही मैं पढ़ रहा था कि some of the telecom companies are returning their bank guarantees because cash inflows आ गया। अब इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। all asset classes which were weak are starting to start getting stronger and bank credit flow into retail and the reopening, ये थोड़ा सा ओमनिकॉम का है, which again could be a blessing in disguise. I think it's a no brainer that banks, कुछ लार्ज कैप, कुछ मिड कैप, कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ लार्सन एंड टूब्रो माय टॉप फेवरेट एंड सो ऑन, रियल एस्टेट, ये सब आउट परफॉर्म करेंगे ये दोनों। और मेरे टॉप पिक्स HDFC और ICICI हैं, क्योंकि देखिए क्रेडिट कार्ड बिजनेस इज बूमिंग। HDFC का जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इज गोइंग टू बी द लोएस्ट, और उसके यहाँ जो है ना, जो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रोथ है वो सबसे अच्छी है। साथ में एसेट क्वालिटी बढ़िया है। जो उनके न्यू मैनेजमेंट आया है, उनकी जो डिजिटल चेंज ऑफ गार्ड है फिनटेक का, वो बहुत पॉजिटिव है। सो ICICI ऑफ कोर्स इज माय टॉप फेवरेट, फॉलोड बाय HDFC एंड देन स्टेट बैंक। ये बाजार घूमेगा तो रिलायंस के बहुत ही। और आप मिस कर रहे हो कि अगर सऊदी अरामको को उसने पार्ट में नहीं दिया, इट वाज डन एट 1400 एंड ही वाज गोइंग टू गिव यू एन OTC बिजनेस विद आल्सो रिटेल एंड द डिजिटल बिजनेस। नाउ जियो, नाउ ही हिमसेल्फ इज सेइंग कि वो कैश रिजर्व डेट फ्री हो गया रिलायंस 18 महीने में, जो उसने प्रॉमिस किया था। तो आई थिंक रिलायंस यहां से चार्ज लीड करेगा। अगर निफ्टी ने 18,500 देना है, रिलायंस 2750 पहले जाएगा, बाद में 100 रुपए घटेगा। तो ये लेने वाले मौके हैं रिलायंस। आपने जैसे जिक्र किया, रिलायंस वुड बी टॉप ऑफ द चार्ट्स। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनटेक कंपनियों को अपनी इनोवेशन के जरिए फिनटेक क्रांति लाने का मंत्र दिया है। इन्फिनिटी फोरम इवेंट में उन्होंने कहा कि फिनटेक की हर पहल का फायदा देश के हर एक नागरिक को मिलना चाहिए। The Lord wage becomes the perfect springboard for fintech innovations. Fintech industry in India is innovating to enhance access to finance and the formal credit system to every person in the country. Now, it is time to convert these fintech initiatives into fintech revolution. A revolution that helps to achieve financial empowerment of every single citizen of the country. और देखिए, मुकेश अंबानी ने इन्फिनिटी फोरम में कहा कि हमें अपनी डिजिटल क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बैंकिंग ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड हो सके। उन्होंने खुलकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट किया। कोटक बैंक के CEO उदय कोटक ने कहा कि बैंक डिजिटल पहल को लेकर पिछड़ रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि किसी को डिजिटल ओनली बैंक्स लेकर आना चाहिए। There will be centralized government and central bank policies, but there will be a path to a very decentralized
technological solutions where finance will be enabled and available to everybody, right? It will not be, today we have a world where it's still a world where people like, large companies get easier finance, small companies don't get easier finance, same thing with people. And I think that will change. I also think that what will happen is that convergence, as I see, real-time technologies are there, and there is no reason, it's great that we have moved from T+7 to T+2 and T+1, but I am a big believer in real time. So everything will settle in real time. Smart contracts will become real. Blockchain is a technology I believe in, and it's different from crypto in terms of, and I think that smart tokens, making sure that you are creating transactions that can never be changed, right, is a very important framework for a just and trust-based transactions and trust-based society, which is a prerequisite for all of us. So I think that the convergence of real time, the convergence of the distributed ledger and blockchain technology, smart tokens, right, the convergence of physical and digital through IoT will enable and will redefine the decentralized financial sector in a way that we have never imagined. And I think this is happening in the coming 10 years. Indian banks have allowed the growth of UPI payments, and essentially they've been monopolized by two players, Google Pay and PhonePe, and they have got 85% market share, while Indian banks saw it happen in front of them. Therefore, it's wake-up call for Indian banking. Wake up, or you will see large parts of the traditional financial markets move out. और देखिए, गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम लागू हो चुके हैं। क्या जूलर्स इन नियम का पालन कर रहे हैं? मेरे साथ खुशबू तिवारी जो हैं वो मुंबई के झावेरी बाजार पहुंची, वहां का जायजा लिया और क्या कुछ उन्होंने पाया, आप देखिए। जो जूलर्स के लिए और जो ज्वेलरी खरीदारों के लिए एक हब माना जाता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिक्री भी धनतेरस और दिवाली पर इसी इलाके से होती है। यहाँ पे हमने कई दुकानों का ब्यौरा किया, जानने की कोशिश की कि कहाँ पे हॉलमार्क का बोर्ड, नया डिस्प्ले नहीं लगाया गया है जैसा कि नियम में लिखा गया है। तो हमने जहाँ देखा कि कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी इस तरह का डिस्प्ले नहीं लगाया गया है। कुछ एक ही दुकानें हैं जिन्होंने बाहर दुकान के ये डिस्प्ले लगाया है कि वहाँ पे केवल हॉलमार्क की ज्वेलरी मिलती है, और ऐसी दुकानें भी हैं जिन्होंने अपने काउंटर पर ऐसा डिस्प्ले किया हुआ है। लेकिन हमने दुकानदारों से पूछा कि ऐसी देरी क्यों हो रही है, तो उनका कहना है कि अभी भी उनके जो बैनर्स हैं वो बन के आए नहीं हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं उन बैनर्स के आने का। लेकिन एक जो बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है वो है ग्राहकों के तौर से। ग्राहकों की तरफ से हमने ये देखा कि वे सिर्फ हॉलमार्क ज्वेलरी की ही खरीदारी करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उनकी ज्वेलरी की शुद्धता की जो मान्य है वो उसी से ही, उनकी हॉलमार्क ज्वेलरी से ही उन्हें पता चलता है। और साथ ही जो दुकानदार हैं उनका भी कहना है कि जो 90 से 95% डिमांड है वो केवल हॉलमार्क ज्वेलरी के लिए ही है। तो स्वदेश खबर के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।